हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे कहाँ तक, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और b3 वेक्टर, यानी कि तीनों क्या थे यहाँ पर आधार सदिश बोल रहे थे इनको नाम हम, और इनका यदि हम परिमाण लें, परिमाण मतलब आगे लिखना है इसके बाद, आधार सदिश तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। यानी कि अगर हम इसको b1 वेक्टर है इसका परिमाण यानी कि कितना हो जाएगा डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, इस तरह से। तो इसको नाम दे दिया b1 वेक्टर का जो परिमाण है उसको नाम दे दिया हमने कितना h1। इसी तरह से b2 वेक्टर है उसका परिमाण है डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2, इसको नाम दे दिया हमने कितना h2। और इसी तरह से तथा करके लिखना, उसके बाद यहाँ तक तो लिख ही दिया था आदर्श सदिश कहलाते हैं। उसके बाद लिखना b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, b3 वेक्टर, इन तीनों का जो परिमाण है डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3, और इसको हमने नाम दे दिया h3। इस तरह से लिख देना। h3। और पहले की तरह ही अगर हम इनको भी किस में लिखें हम व्यापक रूप में, तो किस तरह से लिख सकते हैं कि hi इक्वल टू hi को हम लिख रहे हैं bi वेक्टर का मोड मतलब परिमाण। कोई भी सदिश है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि एक सदिश है a वेक्टर, उसको a वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा में कोई भी इकाई सदिश मान लिया हमने, कोई सा भी मान सकते हो k कैप, i कैप, j कैप, कुछ भी। तो एक सदिश को हम किस रूप में लिख सकते हैं, उसके परिमाण और इकाई सदिश के रूप में। तो उसके बाद इनको लिखना और इसको डाल देना। इक्वेशन नंबर कितनी चल रही है, नेक्स्ट जो भी चल रही है इक्वेशन नंबर 4। और व्यापक रूप में किस तरह से लिख रहे हैं, hi इक्वल टू bi वेक्टर का मोड, और bi वेक्टर कितने के बराबर है, डेल r वेक्टर अपॉन डेल ui वेक्टर, इस तरह से लिख देना। और जहाँ i है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यानी 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, इस तरह से। और यहाँ पर लाइन लिख देना जहाँ h1 h2 h3 इनको पूरे को लिखने के बाद यहाँ पर लाइन लिखना जहाँ h1 h2 h3 प्रॉपरली नोट्स बनाए आपने, समझते जाएं, पहले समझें अच्छे से और फिर उसके बाद लिखें प्रॉपरली। तो जहाँ h1 h2 h3 तीनों ही क्या कहलाएंगे यहाँ पर स्केल गुणक, जहाँ h1 h2 h3 स्केल गुणक या लिख सकते हैं हम आधार गुणक, स्केल गुणक या आधार गुणक, गुणक मतलब गुणांक, उस सदिश का गुणांक यानी एक तरह से परिमाण। h1 h2 h3 क्या कहलाएंगे, स्केल गुणक यानी कि आधार गुणक कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझें पहले और फिर उसके बाद लिखना है, पहले समझें। देखें, चूंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a वेक्टर है तो उसको एक वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, परिमाण इनटू इकाई सदिश, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम bi वेक्टर को हम लिखना चाहें इसी तरह से, तो bi वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा में हमने कोई सदिश मान लिया ei कैप, किससे रिप्रेजेंट कर दिया उसको, ei से, कि bi वेक्टर का जो परिमाण है वो bi वेक्टर है वो कितने के बराबर होगा, परिमाण इनटू उसकी दिशा में इकाई सदिश ei कैप के बराबर। इस तरह से आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि bi वेक्टर इक्वल टू hi ei कैप। कैसे लिख सकते हैं, bi इक्वल टू hi ei कैप, मतलब एक सदिश है उसका परिमाण, परिमाण को हमने किसके रूप में लिख दिया, स्केल गुणक के रूप में वहां से, और ei कैप, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 5, वहां तक लिखने के बाद इसको लिखें और इसमें डाल देना इक्वेशन नंबर 5।
b1 वेक्टर है वो कितने के बराबर था, इसके बाद इस तरह से लिखना चूंकि करके, चूंकि b1 वेक्टर है वो कितने के बराबर था, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 के बराबर था, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 के बराबर था। और b1 वेक्टर को हम लिख रहे हैं b1 वेक्टर का मोड, b1 वेक्टर का मोड और उसकी दिशा में इकाई सदिश, i के संगत i बोला तो 1 के संगत हमने बोल दिया उसको e1 कैप, 1 के संगत बोल दिया उसको e1। तो b1 वेक्टर का परिमाण है वो कितने के बराबर है, h1 e1 कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से b2 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 इक्वल टू, इसको लिख रहे थे हम b2 वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा में इकाई सदिश e2 कैप। ये तो एज हमने किसके रूप में लिखा है, व्यापक रूप में लिखा है, यहाँ लिख देना किस में लिखा है हमने, व्यापक रूप में। ठीक है, तो b1 वेक्टर कितना हो गया, इतने के बराबर h1 e1 कैप। इसी तरह से b2 कितना हो जाएगा, h2 e2 कैप। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं b3 b3 है वो कितना हो जाएगा, h3 e3 कैप, इस तरह से। तब समीकरण 2 से तो 2 में क्या क्या आ रहे हैं, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1 आ रहे हैं, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2 आ रहा है और डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3 आ रहा है। ये कितने के बराबर था, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3। तब समीकरण 2 में हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो डी आर वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी आर वेक्टर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1 था तो उसकी जगह हमने लिख दिया कितना, h1 e1 कैप, h1 e1 कैप। इक्वेशन नंबर 2 को देखना है तो डेल आर वेक्टर इक्वल टू h1 e1 कैप du1 प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। इस तरह से हमने उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी कण का विस्थापन सदिश, r को तो बोलते हैं, r वेक्टर को तो स्थिति सदिश, r वेक्टर को तो क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। और r वेक्टर का अगर हम परिमाण लें, सॉरी परिमाण नहीं, डेरिवेटिव अगर हम करें डी आर वेक्टर तो उसको बोलते हैं, नाम देते हैं, क्योंकि डिफरेंस आ गया तो स्थिति का, तो इसलिए इसको नाम दे रहे हैं विस्थापन सदिश। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात पढ़ी थी कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसी भी कण की जो स्थिति है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इससे, और वहां पर अगर हम उसका विस्थापन सदिश निकालें डी आर वेक्टर तो उस डी आर वेक्टर के फॉर्मूला हमने पूर्ण अवकलन करते हुए निकाला था। और वहां पर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3 आ रहे थे, तो उनकी वैल्यू हमने रख दी किसके रूप में, स्केल गुणक के रूप में, h1 e1 कैप, h2 e2 कैप और h3 e3 कैप। इस तरह से लिख देना और इसको नेक्स्ट इक्वेशन डाल देना जो भी है 6। लिखें यहाँ तक। और इक्वेशन नंबर 6 के बाद लिखना कि समीकरण 6 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, समीकरण 6 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कण के विस्थापन सदिश को व्यक्त करती है, कण के विस्थापन सदिश को व्यक्त करती है, कण के विस्थापन सदिश को व्यक्त करती है। तथा कण की स्थिति को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, तथा कण की स्थिति को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कण की स्थिति को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है और वहां पर लिख देना
यदि हम डेरिवेटिव है तो, और यदि हम आर के रूप में लिखें तो आर के रूप में किस तरह से लिखेंगे इसमें कि आर वेक्टर इक्वल टू एच वन ई वन कैप, यहाँ पर डेरिवेटिव वाला साइन है वो हट जाएगा, मतलब यू वन प्लस एच टू ई टू कैप और यू टू और प्लस एच थ्री ई थ्री कैप और यू थ्री, डेरिवेटिव वाला डी है वो यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से हम कण की स्थिति को भी किस में लिख सकते हैं, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद एक चीज देखना है, यहाँ पर पहले इसको लिखें कि कण की स्थिति को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आर वेक्टर को लिखें, इक्वेशन नंबर 7 डाल दें उस पर। कण की स्थिति को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एच वन ई वन कैप यू वन प्लस एच टू ई टू कैप यू टू और एच थ्री ई थ्री कैप यू थ्री। इस तरह से हम कण की स्थिति को लिख सकते हैं। हम कार्तीय निर्देश तंत्र में किस तरह से लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत ये वाली चीज कब आएगी, यदि यहाँ पर हम इस वाले समीकरण में इक्वेशन नंबर 7 में H1, H2, H3 इनकी वैल्यू तो कितनी रख दें, 1 रख दें, ठीक है। E1 कैप E2 कैप E3 कैप क्या है, इकाई सदिश हैं। इन इकाई सदिश को E1 कैप को तो हमने बोल दिया I कैप, E2 कैप को बोल दिया J कैप और E3 कैप को बोल दिया हमने K कैप। तो ये क्या हो जाएंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र में इकाई सदिश। और U1, U2, U3 को तो हम कितना लिखते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, U1, U2, U3 को हम कार्तीय निर्देश तंत्र में कितना लिखते हैं, x, y, z ये लिखते हैं। तो ये स्थिति किसमें आ जाएगी, कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो मतलब एक तरह से हमने वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो कण का विस्थापन सदिश या फिर स्थिति सदिश जो लिखा है वो एज हमने किसमें लिखा है, व्यापक रूप में लिखा है। इसके बाद हम इसको गोलीय निर्देश तंत्र में भी लिखेंगे r, थीटा, फाई में, और किसमें भी लिखेंगे रो, फाई, जेड में भी उसको लिखेंगे, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हम किस में बात कर रहे हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, और वो कैसा है, लांबिक है और साथ ही साथ व्यापक रूप में है। तो यहां पे लिखें इसको, और लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को। किसको, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को। यहां तक लिखने के बाद हेडिंग डालना, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, हेडिंग डालने के बाद लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अदिश राशि की प्रवणता, ग्रेडियंट को हम इंग्लिश में क्या बोलते, ग्रेडियंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवणता, ग्रेडियंट। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अदिश राशि की प्रवणता, देखें इसको, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अदिश राशि की प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट को हम कैसे लिख रहे थे, वहां पर पढ़ा था हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई, इस तरह से पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल डॉट, डेल फाई से, डॉट नहीं, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई। और अदिश राशि की प्रवणता कैसी राशि आ रही थी, एक सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, वेक्टर। और यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत कितना आ रहा था, ये था कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे वहां पर ये था, और यहाँ पर था फाई, इस तरह से। अब हमें वो निकालना है, इसी तरह का ही फॉर्मूला निकालना है ग्रेडियंट फाई का,
और वो किस में निकालना है, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। तो ये हमने वहाँ पर ईएम में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत। तो वहाँ तो केवल हमने किस में पढ़ा था, ये कार्तीय में। अब हम पढ़ रहे हैं इसी फॉर्मूले को निकालेंगे, ड्राइव करेंगे दोबारा से, किसके अंतर्गत, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अदिश राशि की प्रवणता हमें निकालनी है। तो उसके लिए पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रवणता होती क्या है ये बताओ, पढ़कर आए हो? क्या होती है प्रवणता? प्रवणता मतलब दूरी के साथ परिवर्तन। कोई भी फलन है, कोई भी फंक्शन है उसमें, या कोई भी राशि है उसमें हम दूरी के साथ देख रहे हैं परिवर्तन को, कि दूरी के साथ परिवर्तन कितना हो रहा है, उसका जो अधिकतम मान होगा वही क्या कहलाएगी, उस अदिश राशि की प्रवणता। जैसे कि आप पढ़ते हो tan थीटा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पढ़ते हो आप, क्या एम क्या होती है वहाँ, प्रवणता ही तो होती है। tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, tan थीटा इक्वल टू कितना आता है वहाँ पर, dy अपॉन dx। इसी तरह से निकालते थे, मतलब x के सापेक्ष y में परिवर्तन, या ये कहें कि दूरी के सापेक्ष कोई y फलन है, y इक्वल टू कितना लिखते हो आप, fx। तो कि x के सापेक्ष या दूरी के सापेक्ष किसी फलन में परिवर्तन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रवणता। तो अदिश राशि की प्रवणता की जो परिभाषा होगी कि किसी भी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का जो अधिकतम मान है, वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि की प्रवणता, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू, कि किसी राशि में दूरी के साथ चेंजेस देख रहे और वो जिस डायरेक्शन में अधिकतम होगा उसी दिशा में क्या होगी, उसकी प्रवणता होगी अदिश राशि की, क्या बोलेंगे उसको, प्रवणता। तो इसके लिए हमने ये वाला चित्र सेम पढ़ा था, वहां पर देखना कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। इस तरह से तीन एक्सिस ले रहे थे, लेकिन हम लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सिस को हम नाम दे रहे हैं u1, u2 और u3 एक्सिस। ठीक है, u1, u2, u3 एक्सिस। और ये किस पर खींच रही हैं, तीनों वक्रों पर खींच रही हैं, ये ध्यान रखना। ये वक्र है, ये वक्र है और ये वक्र है। कौन कौन सा वक्र है, पहले पढ़ चुके हैं, u1 वक्र, u2 वक्र और ये वाला कौन सा हो जाएगा, u3 वक्र। इस तरह से हो जाएंगे। तीनों वक्रों के बारे में हमने पढ़ा था इसमें। तो इस निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम कोई दो पृष्ठ ले रहे हैं, दो सरफेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, दो पृष्ठ ले रहे हैं, दो सरफेस ले रहे हैं। सेम चित्र पढ़ा था आपने वहां पर, लेकिन वहां कार्तीय में था, यहाँ पर कौन से में है, लाम्बिक में है। इस तरह से हमने दो पृष्ठ लिए हैं, एक तो है S1 सरफेस और एक है S2 सरफेस। इस तरह से S1 सरफेस और S2 सरफेस, क्योंकि हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं ग्रेडियंट फाई का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। ये तो आपके एग्जाम नहीं हुए फर्स्ट ईयर के, तो आधों को तो पता ही नहीं होगा कि ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला ये भी था क्या, क्योंकि कभी कॉपी उठाकर ही नहीं देखी। कितने भी टेस्ट लिए थे लेकिन कोई मतलब नहीं था, है ना। और जिन्होंने पढ़ा था शायद उनको पता होगा कि ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन कैप था, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। अब वो दोबारा से होगा। अब जिन्होंने पढ़ा था उनको तो ये टॉपिक इजी लगेगा, और जिनको नहीं पढ़ा था उनको थोड़ा सा टफ लगेगा, बस। तो ये वेक्टर थे, इस तरह से पढ़ा था, डी फाई अपॉन डी एन कैप। इसी फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है किसके अंतर्गत, किस वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। किसको लेते हुए, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को लेते हुए। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु है, तीन वक्र हैं, उस पर हमने तीन एक्सिस खींची हैं, u1, u2, u3। इसके सापेक्ष यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया था P और यहाँ पर कोई पॉइंट लिया था Q। इस तरह से अभी समझे, अभी लिखे नहीं, अंदर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं P Q इस तरह से, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इस तरह से। देखिए दो पृष्ठ लिए हैं इसमें, S1 और S2। इस पर अदिश राशि का जो मान है वो फाई है, क्या है, फाई। और इस पर अदिश राशि का जो मान है वो फाई प्लस टी फाई है।
जैसे कि विभव अगर हम मान पर चलें तो विभव कितना होता है, Q/R होता है किसी बिंदुवत आवेश की वजह से, जो कि डिस्टेंस के साथ क्या होता है, लगातार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने कोई चार्ज रख दिया, +Q चार्ज रख दिया, तो ये वाला एक सरफेस है, इस पर कितना होगा, Q/R1 होगा, यदि इसकी रेडियस R1 है तो यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से दूसरा गोलीय सरफेस है, तो इस पर कितना हो जाएगा, R2 की वजह से Q/R2। तो हम इस पर राशि मान रहे हैं, जैसे कि ये R वेक्टर है और ये कितनी दूरी पर है, Q बिंदु R वेक्टर प्लस dr वेक्टर की डिस्टेंस पर है, वो से ये वाला जो डिस्टेंस है R वेक्टर है, और ये कौन सा है, R प्लस dr वेक्टर है। तो P से Q वेक्टर कितना हो जाएगा, बताओ, PQ वेक्टर कितना हो जाएगा। सदिश योग के त्रिभुज नियम से अगर हम निकालें तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, क्योंकि एक ही दिशा में, सदिश योग के त्रिभुज नियम से अगर हम निकालें, कौन से नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से अगर हम निकालें तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर कितने के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इधर और फिर इधर, और ये अपोजिट है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, OQ वेक्टर के। तो OP वेक्टर कितना है, R वेक्टर, PQ वेक्टर हमें निकालना है, और ये कितना है, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर। तो यहाँ से PQ वेक्टर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, dr वेक्टर, कितना आ जाएगा, dr वेक्टर, इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें पहले हेडिंग डालें, लांबी वक्र रेखी निर्देश तंत्र के अंतर्गत अदिश राशि की प्रवणता, और इसमें लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि किसी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, चूंकि हम जानते हैं कि किसी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, चूंकि हम जानते हैं कि किसी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है, अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है। अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है। और उसके बाद क्या लिखी थी, किसी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, अंडरलाइन कर देना, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू को अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है। उसके बाद इस चित्र को बनाएं और नीचे इसको भी लिख देना, उसके चित्र को बनाएं और इसके बाद नीचे इसको लिख देना, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, और इसको लिख देना पूरा, PQ वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर। यहाँ पर हमने दो सरफेस लिए हैं, S1 और S2, इस पर किसी अदिश राशि का मान फाई है और इस पर थोड़ा सा दूरी चेंज हो रही है, तो दूरी चेंज होने की वजह से, जैसे कि हम विभव या V या फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दूरी चेंज होने पर उस पर विभव का मान चेंज हो गया, वो कितना हो गया, फाई प्लस डी फाई। सेम किया था हमने ये डेरिवेशन वहां पर फर्स्ट ईयर में, तो वो बिल्कुल सेम चलेगा, बस वहां पर काट थीटा और यहाँ पर कौन सा है, लांबिक है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो दो सरफेस S1 और S2 हैं, इस पर कोई पॉइंट P लिया जिसकी डिस्टेंस है R वेक्टर, और Q लिया है जो कि S2 सरफेस पर है, उसकी जो डिस्टेंस है R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। तो इस तरह से दो पॉइंट लेकर हमने दोनों की स्थिति सदिश ले लिए, और उनके बीच की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, ये dr वेक्टर। इसको लिखें पूरा यहाँ तक, और इसके बारे में फिर लैंग्वेज लिखेंगे, पूरा चित्र को बनाएं, उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप चित्र को बना सकते हैं। उसके बाद लिखना है इसमें, माना S1 तथा S2 दो
पृष्ठ हैं, माना S1 तथा S2 दो पृष्ठ हैं, माना S1 तथा S2 दो पृष्ठ हैं जिन पर किसी अदिश राशि के मान क्रम से फाई तथा फाई प्लस डी फाई हैं, जिन पर किसी अदिश राशि के मान क्रम से फाई तथा डी फाई हैं, जिन पर क्रम से अदिश राशि के मान फाई तथा फाई प्लस डी फाई हैं, S1 पृष्ठ पर किसी बिंदु P का स्थिति सदिश R वेक्टर, S1 पृष्ठ पर किसी बिंदु P का स्थिति सदिश R वेक्टर तथा S2 पृष्ठ पर किसी बिंदु Q का स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। S1 पृष्ठ पर किसी बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर तथा बिंदु S2 पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु Q का स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। तब PQ वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर होगा, तब PQ वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर होगा, क्योंकि निकाला है हमने सदिश युग्म के त्रिभुज नियम से PQ वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर, इस तरह से। और यहां तक लिखने के बाद आगे लिखना, आगे लिखने से पहले एक बार देखें कि हमें अदिश राशि की प्रवणता का फॉर्मूला निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये S2 पृष्ठ है इस तरह से, और ये S1 पृष्ठ है, इस पर ये वाला बिंदु P है, ठीक है। S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ, तो S1 पृष्ठ पर हमने कोई बिंदु Q ले लिया, किस पर, S2 पृष्ठ पर कोई बिंदु Q लिया, इस पर पृष्ठ पर अदिश राशि का मान है फाई प्लस डी फाई, और इस पर हमने एक क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, किस पृष्ठ पर, S2 पृष्ठ पर हमने लंब डाल दिया। तो इस, और दोनों इस तरह से एक दूसरे के समानांतर गोले हैं, इस तरह से सकेंद्रीय गोले हैं ये, तो इस पर जो लंबवत होगा तो वो इस पर भी लंबवत होगा, इस तरह से। तो दोनों पृष्ठ पर हम एक तरह से क्या डाल दिया हमने, ग्रेडियंट का मान निकालने के लिए S1 और S2 पृष्ठ दोनों पर लंब डाल दिया, P से P बिंदु पर, और यहाँ पर ले लिया कोई बिंदु Q, इस तरह से। और इसकी जो लंब की दिशा है वो कौन सी डायरेक्शन मान ली हमने, n कैप, और P से Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने कितनी, dn वेक्टर, कितनी मान ली, dn वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये भी लंबवत है क्योंकि पृष्ठ है, इस पर ये लंबवत रहा और ये भी लंबवत रहा, तो दोनों लंबवत हैं। S1 और S2 पृष्ठ पर कौन, dn वेक्टर लंब डाला गया है। तो आगे लाइन लिखना और इसको चित्र में शो कर देना, dn वेक्टर को पहले शो करें फिर लिखेंगे। इन दोनों को शो कर देना, डॉटेड को, और लंब डाल दो इसमें dn वेक्टर। और एक चीज और है, dn वेक्टर और dr वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है उसको थीटा मान लेना। dn वेक्टर और dr वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा, ये पूरा तो कितना है, 90 है, ठीक है, थीटा dn और dr वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसमें अब आगे लैंग्वेज लिखना, अदिश राशि की प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए, अदिश राशि की प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए S1 तथा S2 पृष्ठ पर एक लंब dn वेक्टर डालते हैं। S1 तथा S2 पृष्ठ पर एक लंब dn वेक्टर डालते हैं जिसकी दिशा n कैप है, जिसकी दिशा n कैप है।
जिसकी दिशा एन कैप है, तब अदिश राशि फाई में दूरी आर के साथ परिवर्तन अदिश राशि फाई में दूरी आर के साथ परिवर्तन कितना, कैसे लिख सकते हैं इसको, डी फाई अपॉन डी आर, इस तरह से डी फाई अपॉन डी आर, और इक्वेशन कुछ चल नहीं रही है, इसको वन ही डाल देना। अदिश राशि फाई में दूरी आर के साथ परिवर्तन कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी आर। लेकिन ग्रेडियंट की परिभाषा क्या है कि किसी अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, किसी अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान है, वो क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट। इस यहां तक लिख दिया। उसके बाद लिखना चित्र से कितना आ जाएगा, अगर हम cos थीटा निकालें, cos थीटा कितना होता है, आधार बटी कर्ण, cos थीटा कितना होता है, आधार बटी कर्ण। तो चित्र से अगर हम cos थीटा इस वाले त्रिभुज से निकालें, कौन सा त्रिभुज लें, यहाँ पर त्रिभुज PQR त्रिभुज लें, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटी कर्ण। थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, और ये वाला लंब है, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो आधार कौन सा रहा, dn वेक्टर। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dn अपॉन dr। केवल परिमाण के लिए अगर हम बात करें तो dn अपॉन dr हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो लिख देना चित्र से cos थीटा इक्वल टू dn अपॉन dr, आधार बटी कर्ण, कर्ण कितना है, dr। यहां तक लिखें। तब समीकरण 1 व 2 से, तब समीकरण 1 व 2 से देखें इसको, तब समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन, अगर हम इसमें डी आर की वैल्यू डालें तो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एन और cos थीटा, डी आर की वैल्यू डाल दी हमने इसमें, डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एन अपॉन cos थीटा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने क्या निकाला है, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन, इसी में डी आर की वैल्यू लिखी थी बस। तो अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन। अब आगे लिखना अदिश राशि फाई में, इसके बाद लिखना इक्वेशन नंबर 3 डाल देना इसको, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, यानी कि डी फाई अपॉन डी एन cos थीटा मैक्सिमम, क्योंकि इस क्वांटिटी को तो हम क्या बोल रहे हैं, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन, लेकिन डेफिनेशन में अधिकतम मान है, तो इसलिए हमने इस पर क्या लगा दिया, मैक्सिमम, कि डी फाई अपॉन डी एन cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी, मैक्सिमम। यहां तक लिखें। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, चूंकि इस राशि का मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होती है, cos थीटा है वो मैक्सिमम कहाँ तक होता है, -1 से 1, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है उसकी, 1 होती है। तो यहाँ पर लिखना अदिश राशि फाई में cos थीटा मैक्सिमम इक्वल टू 1, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान कितना होगा, डी फाई अपॉन डी एन। अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान इक्वल टू लिख देना डी फाई अपॉन डी एन,
और उसके बाद लैंग्वेज लिखना क्या, ग्रेडियंट की परिभाषा से, ग्रेडियंट की परिभाषा से, और ग्रेडियंट की परिभाषा से क्या लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज क्या चल रही थी, अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, और अधिकतम मान उसी को हम नाम दे रहे थे ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना आ गया, डी फाई अपॉन डी एन। और अदिश राशि की प्रवणता कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन कौन सी दिशा में आ रहा है, डी एन दिशा में, मतलब लंबवत दिशा में, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एन कैप। तो इसके बाद लिखना ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन के बाद लिखना क्योंकि अदिश राशि की प्रवणता एक सदिश राशि होती है। क्योंकि प्रवणता से मतलब क्या है कि कोई भी एक अदिश राशि है उसमें हम मैक्सिमम चेंज देख रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इधर चले, जब चेंज ज्यादा हो रहा है इधर चले इधर चले, तो हमें एक डायरेक्शन मिली, कौन सी, लंबवत दिशा मिली। उस दिशा में वो चेंजेस कैसा मिल रहा है, हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो वो डायरेक्शन मतलब सदिश, डायरेक्शन मतलब सदिश। तो अदिश राशि की जो प्रवणता है, मतलब दूरी के साथ परिवर्तन है, वो पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी, और वो कौन सी निकल कर आ रही है, डीएन वाली, यानी कि एन कैप। तो आगे लिखना कि अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान, सॉरी लैंग्वेज दोबारा से सुने, क्योंकि अदिश राशि की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, वो तो लिख लिया था पहले हमने। इसके बाद लिखना क्योंकि अदिश राशि की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, इसलिए उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसलिए उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसलिए उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे, कि ग्रेडियंट फाई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर लगा दिया, डी फाई अपॉन डी एन, तो क्या आ गया, परिमाण आ गया, और इसकी दिशा डी एन वाली दिशा में इकाई सदिश कौन सा है, एन कैप। इस तरह से इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला हमने कार्तीय निर्देश तंत्र में वहां पर पढ़ा था। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, ये जो भी है अगली उसको डाल देना, 4 हो जाएगी। जो भी चल रही है उस हिसाब से लिख देना उसमें, कि अदिश राशि फाई में दूरी के साथ परिवर्तन का अधिकतम मान क्या कहलाएगी, अदिश राशि की प्रवणता। और वो कैसी राशि, एक सदिश राशि, तो उसको सदिश रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसका फॉर्मूला आ गया, ये ग्रेडियंट फाई का, वो कितना आया, डी फाई अपॉन डी एन, एन कैप। यहां तक लिखें इसको। इसके बाद पढ़ेंगे हम उसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में।